Good morning, everyone. Beta, as we have done with our chapter solutions with all the topics and all, we were discussing about few numericals that I am taking today. From tomorrow, we'll start with new chapter. So this numerical which we were discussing on that day, 0.6 milliliter of acetic acid having density 1.06 gram. So its volume is 0.6 milliliter. And density is 1.06 gram per milliliter and dissolved in 1 liter of water. Volume of water is 1 liter. Depression in freezing point observed. Depression in freezing point observed for this strength was 0.205. 0.020. Calculate the one-off factor and dissociation constant. आपको I find करना है and K find करना है. Dissociation constant of acid Ka भी कह सकते हो, otherwise Kc or simply K you can also write. For acid generally we use this term Ka. Okay, so in any way you can mention this dissociation constant. Dissociation constant बेटा अपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में जब हमने प्रैक्टिस किया उसके फॉर्मेट में अपने इसको लाइक फॉर्मूले वो यूज करने K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा. अगर अल्फा बहुत ही कम है तो आप डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट अदरवाइज वी नीड टू यूज इट. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इन दिस क्वेश्चन आप बुक में जैसे सॉल्व हुआ है सॉल्व एग्जांपल है वहां पे लाइक that you can see कि उन्होंने observed freezing point, calculated freezing point से I factor का value निकाला है. But आपके पास मैंने आपको बताया था you can directly apply the formula as we know that delta TF is equal to I KF. By using this formula we can find the value of I. ठीक है, तो आपको इसके लिए delta TF directly given है क्वेश्चन में 0.0205 is equal to I हमने कैलकुलेट करना है. KF की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है that KF is 1.86 एंड मोलारिटी हमें फाइंड करनी है. मोलारिटी आपको निकालनी आती है मास ऑफ वेट ऑफ दैट इज सॉल्यूट है आपका व्हिच इज एसिटिक एसिड ना. P I am writing here molecular mass of P, W of A multiplied by 1000. अब इसके लिए आपको weight of solute चाहिए. weight of solute आपका कैसे निकलेगा? आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है solute का और डेंसिटी गिवन है. तो as we know that density is equal to mass over volume, so you need to find mass, that is density multiplied by volume. So 0.6 multiplied by 1.06 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. आपका ये है एसिटिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? दिस इज CH3CO 24 4 32 60 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो है आपके पास 1 लीटर सॉल्वेंट है बेटा, तो इसको 1 kg मास कर सकते हो या 1000 ग्राम. अगर आप 1000 ग्राम लेते हो देन यहाँ 1000 लगा दो. अगर आप डायरेक्टली 1 kg लेते हो देन नो नीड टू यूज दिस. ठीक है, तो ग्राम में ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये भी वैल्यूज ग्राम्स में आ रही है. तो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड मास ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी ये पूरी मोलारिटी आ जाएगी आपके पास. मोलारिटी विल बी इक्वल टू दिस एंड ये वैल्यू आप पुट करके यहाँ पर 0.6 1.06 over 6. By using this formula, I can be calculated और I की जो वैल्यू आएगी that will be equal to 1.04. तो बेटा आपकी बुक्स में जो सॉल्यूशंस गिवन है उनमें उन्होंने पहले नॉर्मल विदाउट आई वाले फॉर्मूला से डेल्टा टीएफ निकाला है और फिर वो डेल्टा टीएफ की वैल्यू अलग आएगी फॉर्मूला से विदाउट आई यूज करके. जो क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ गिवन है वो कुछ और होगा. उन दोनों के रेशियो से फिर आप आई निकाल सकते हो. बट इट्स बेटर इफ यू डायरेक्टली पुट दिस फॉर्मूला. आपको हैबिट में भी रहेगा कि आई वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज
अकॉर्डिंग टू दैट ये फॉर्मूला हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए जब हम van der Waals फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स लाइक दिस. So you can directly use this formula for calculating I. It's not necessary to find ratio of observed and normal colligative property in order to find I. Clear? So it's better if you find in this way. एक ही बार में सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको बार-बार कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी. I आपके पास आ गया. उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में निकालना है K. K is asked, but K का फॉर्मूला हमारे पास होता है C alpha square over 1 minus alpha. ये फॉर्मूला होता है K के लिए. ओके, बट K फाइंड करने के लिए आपको पहले अल्फा चाहिए और अल्फा आपको निकालना है. ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, अल्फा डिसोसिएशन इज इक्वल टू I minus 1 over N minus 1. आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो. में बार-बार रिएक्शंस को लिख करके फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है क्वेश्चन में. यू नो नीड टू डिराइव दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अल्फा. डिसोसिएशन के लिए हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा. एसोसिएशन के लिए I minus 1 over N minus 1 हो जाएगा. इतना सा डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं. तो यू जस्ट लर्न दीज टू फॉर्मूले फॉर अल्फा डिसोसिएशन एंड अल्फा एसोसिएशन. नाउ यू कैन, अब ये n फैक्टर जो है ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में देखना पड़ेगा. कंपाउंड क्या आपके पास कंपाउंड है एसिटिक एसिड CH3COOH. ये डिसोसिएट होता है टू फॉर्म CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तो हियर n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने प्रोड्यूस किए हैं एक मॉलिक्यूल इस रिएक्ट मतलब जो भी आपका सॉल्यूट है. तो 1 + 1 दो पार्टिकल्स हो गए. यहाँ n की जो वैल्यू आएगी, ये वाला n जो है दैट विल बी इक्वल टू 2. तो पुट द वैल्यू एंड यू कैन फाइंड अल्फा. I है आपके पास 1.04 minus 1 over 2 minus 1, so it will be 0.04. तो ये आपके पास आ गया अल्फा. मतलब फ्रैक्शन कितना है एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन में जाके डिसोशिएट हो रहा है? सिर्फ 0.04. मतलब 1 मॉलिक्यूल अगर हम ले रहे हैं, 1 मोल अगर हम ले रहे हैं तो सिर्फ 0.04 मोल्स डिसोशिएट होते हैं एसिटिक एसिड के, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड. नाउ अगर क्वेश्चन में परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है, समटाइम्स इट इज आल्सो आस्क्ड, तो आप अल्फा निकालो और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग द परसेंटेज. तो इट विल बी 4%. ठीक है, अभी अल्फा परसेंटेज नहीं पूछा, बट आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन में नहीं है, बट इट कैन बी आस्क्ड. अब आपको फाइंड करना है Ka. तो Ka इज इक्वल टू C alpha square over 1 minus alpha. C आपके बेटा वही जो मोलैलिटी आपने निकाली है, सेम कॉन्सेंट्रेशन यू कैन यूज हियर, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मोलैलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. तो यू कैन इजीली राइट दैट. जो हमने अभी मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा था वो लिख लो, प्लस मल्टीप्लाइड बाय अल्फा का है 0.04 over 1 minus 0.04. ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो Ka फाइंड करने में, एंड द आंसर फॉर योर Ka वुड बी 1.76 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power -1. ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में Ka की वैल्यू के लिए. तो ये जस्ट मैं आपको एक कैलकुलेशंस यू कैन डू. ओनली द थिंग यू नीड टू नो द मेथड. I फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है आपको, तो डोंट गो फॉर रेशियोज. रेशियोज के लिए आपको अलग अलग पहले कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, फिर I निकालना पड़ेगा. आप डायरेक्टली जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है क्वेश्चन में, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला विद I लिख लो, एंड फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट I. उसके बाद I का रिलेशन अल्फा के साथ, जो हमने दो ही केसेस हैं, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, फॉर्मूले याद रखो. उसके बाद आप देख लो कौन सी स्पीशीज आपको गिवन है. अगर सपोज कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो दो से ज्यादा पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, K2SO4 सॉल्यूट है, तो इसको डिसोशिएट करते हो आप, इट विल गिव यू 2A पॉजिटिव आयन प्लस 1 सल्फेट आयन. तो टोटल 2 + 1 N की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 3 आएगी. ठीक है, तो N इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोशिएटिंग और एसोसिएटिंग इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाटएवर इज द सॉल्यूट गिवन. आपको और एसोसिएशन के लिए आपको जनरली लिखा होता है क्वेश्चन में कि दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज फॉर्मिंग अ डाइमर. अब एक हम एसोसिएशन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं. ये भी एक सॉल्व्ड एग्जांपल वाला ही है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. Yes, let me share screen. This question number 40.
Determine the amount of calcium chloride I is equal to 2.47 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 degree Celsius. अब इसमें आपको amount of calcium chloride dissolved निकालना है, मतलब मोलालिटी, सॉरी यहाँ पर ये है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर आपका मोलारिटी से रिलेटेड है. जस्ट तो मोलालिटी, सॉरी यहाँ पर आपको मोलारिटी फाइंड करनी है. 2.5 लीटर जो वाटर का वॉल्यूम दिया उसको आप सोल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करोगे, ठीक है. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकाल लो, या फिर सीधा W ओवर कैपिटल M फॉर्मूला पुट कर दो मोलारिटी का, W ओवर कैपिटल M, एंड फिर उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 2.5 लीटर. 1000 लगाने की जरूरत नहीं अगर लीटर में ले रहे हो तो, ठीक है. और I यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाओगे, पाई इज इक्वल टू ICRT और IN ओवर VRT, ठीक है. I साथ में इंक्लूड कर दोगे. 2.45 टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसको आपने केल्विन में यूज करना है. 0.75 ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है आपको. फाइंड, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो n निकाल के, और अगर सीधा n की वैल्यू पुट कर रहे हो W ओवर कैपिटल M तो कैपिटल M CaCl2 का लिख दो मॉलिक्यूलर मास, सीधा आपको मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा. एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, सिंपल. बस I फैक्टर भूलना नहीं है. यहाँ तो मेंशन कर ही दिया इन्होंने ब्रैकेट में. समटाइम्स दे डू नॉट मेंशन इट इन दिस वे, और वो लिख देते कि जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of potassium sulfate in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociated. अब इस इतनी सी लाइन पे कुछ बच्चे जो है वो ध्यान ही नहीं देते, and what they do, they directly write the formula pi is equal to CRT, ठीक है. उसमें I लगाते ही नहीं. अब completely dissociated है और K2SO4 है. Anyone who can tell what will be the value of I here? वॉन्डरवॉल फैक्टर I कितना होगा इस क्वेश्चन में? एनीवन हु कैन टेल? अनम्यूट योरसेल्फ. यस, 3, because K2SO4 completely dissociates to form 2 potassium ions and 1 mole of sodium sulfate ions. तो टोटल 3 आपको पार्टिकल्स, मतलब एक पोटेशियम सल्फेट मॉलिक्यूल के लिए 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो 3 यू नीड टू टेक इफ इट इज मेंशन्ड कंप्लीटली डिसोशिएटेड. जहां कंप्लीटली डिसोशिएटेड नहीं होगा क्वेश्चन में तो इस तरह से I फैक्टर डायरेक्टली गिवन भी हो सकता है, और इट मे बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, कि ये इतना डिसोशिएट हो रहा है. तो इतना डिसोशिएट हो रहा है तो आपको अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करके I फिर फाइंड करना पड़ेगा. क्लियर? तो इन एनी वे यू कैन डू दैट. अब एक बच्चे का डाउट मेरे पास था 2.19 क्वेश्चन 2-3 दिन पहले. दीक्षा, आर यू देयर इन द मीटिंग? Unmute yourself. Diksha, is she there? Yes, ma'am. Yes, Diksha बेटा, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ 2 इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और दोनों इक्वेशन से फिर आपको एक अननोन जो मतलब वेरिएबल है वो फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम 30 gram of a non-volatile solute, exactly 90 gram water. तो weight of solute हम यहाँ पे ले रहे हैं B. तो WB आपके पास है 30 ग्राम एंड WA आपके पास है 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है. और क्वेश्चन में है वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2.8 किलोपास्कल. PS 2.8 किलोपास्कल. जिस यूनिट में प्रेशर, वेपर प्रेशर गिवन है वही यूनिट यूज कर लो, कोई जरूरत नहीं होती उसको चेंज करने की. देन फर्दर 18, ये हो गया आपके पास फर्स्ट केस. सेकेंड केस आपके पास है when 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन. अब आपने और 18 ग्राम वाटर डाल दिया तो 90 प्लस 18 108 ग्राम आपके पास वाटर हो गया. तो सेकेंड केस के लिए WB आपके पास है 108 ग्राम, और उस केस के लिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट इज न्यू वेपर प्रेशर इज 2.9 किलो पास्कल. ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो इस केस में बेटा आपको 2 इक्वेशंस फ्रेम करनी है. आपको पहले तो फॉर्मूला यूज करना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
that is P naught minus PS over V naught is equal to this number of moles of solute over number of moles of solute plus solvent. जो आपका मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, मोल फ्रैक्शन का मैंने यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। अब एक चीज है कि क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया है कि आप NB को डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि आपको देखो ये दिया 30 ग्राम सॉल्यूट इन 90 ग्राम सॉल्वेंट, तो 90 प्लस 30 अगर आप रफली इसका परसेंटेज निकालते हो तो इट कम्स आउट टू बी आई थिंक 120 25% अराउंड इसका मास परसेंटेज आ रही है सॉल्यूशन। थोड़ा सा एक रफली आइडिया ले लो, अगर आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं है, 25% इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डाइल्यूट, 5% सॉल्यूशन से बिलो अगर कॉन्सेंट्रेशन है आपको क्वेश्चन में मिल रही है तब आप इसको नेग्लेक्ट करोगे, इतनी लार्ज कॉन्सेंट्रेशन 25% के लिए नहीं करोगे, ठीक है। और अगर सपोज क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करो, मत करो उसको नेग्लेक्ट, क्योंकि जब आप नेग्लेक्ट कर देते हो थोड़ा सा आंसर वेरी कर जाता है, ठीक है। अगर तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब तो वेरी नहीं करता, इसीलिए हम उसको वहां नेग्लेक्ट करवाते हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है, पी नॉट की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है, पी एस आपको गिवन है, तो पी नॉट फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी पी नॉट माइनस इसके लिए था 2.8 ओवर पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी 30 एन बी जो आपका है वो है 30 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, जो आपके पास अभी नहीं, आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिखा हुआ नहीं है तो इसको ये एमबी कर लो। एंड ये जो 90 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 90 बाय 80 ये हो जाएंगे 5 मोल्स, तो 5 प्लस 30 बाय एमबी। अब ये आपकी होगी इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत सॉल्व आप मैथमेटिकली जब करोगे, ये आपका 1 प्लस 6 ओवर एम आ जाएगा, 2.8 ओवर पी नॉट, सॉल्व तो आपको करनी पड़ेगी मैथमेटिकली खुद ही। और दूसरी इक्वेशन आपने बनानी है पी नॉट माइनस 2.9 ओवर पी नॉट इज इक्वल टू 30 ओवर एम। ये अब यहाँ पे बेटा 108 के लिए आ गया 6 प्लस 30 बाय एम, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करोगे आप, पी नॉट कैंसिल हो जाएंगे, m की वैल्यू आप वहां से फाइंड कर लोगे। तो इस क्वेश्चन में एक बार m फाइंड हो गया, उसके बाद आप किसी भी इक्वेशन 1 और 2 उसमें कैपिटल M की वैल्यू पुट करके पी नॉट फाइंड कर सकते हो। दीक्षा, इज इट ओके नाउ और एनी अदर प्रॉब्लम यू हैव? मैथमेटिकल सॉल्यूशंस तो कर लोगे इक्वेशंस का? Let me know. Okay. Suppose, sorry, where it is? This one. When AB2 is dissolved in 1 gram, the mass of W of solvent here is 1 gram and 20 gram benzene. The mass of solvent, solute 1 gram, solvent is 20 gram. Okay. And आपको दिया है when lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, तो आपके पास डेल्टा TF की जो वैल्यू है वो 2.3 Kelvin है, and whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin। और अगर इस केस में हम W की 1 ग्राम ले रहे हैं, W की 20 ग्राम लेते हैं, and डेल्टा TF is equal to 1.3 Kelvin। ओके, तो यहाँ इस केस में आपको डेल्टा TF जो है दैट इज इक्वल टू आई ना KF M, तो डेल्टा TF की वैल्यू 2.3, KF वैल्यू 1, दिस इज 5.1 मल्टीप्लाइड बाय मोडालिटी आपको निकालनी है। तो here modality will be 1 gram of solute, इसको कैपिटल M यहाँ लिख दो, and W8 20 gram है, 1 over 20 M multiplied by 1000, so 1000 over 20 M 50 by M आ गया ये आपका, ठीक है। ये आ गई क्वेश्चन 1।
और दूसरी तरफ मतलब इक्वेशन बन के आप इसी से इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो आएगा Ab2 का, और फिर Ab4 का, इससे मॉलिक्यूलर मास ये हो गया Ab2, और सेम पे 1.3 इज इक्वल टू 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 50 ओवर, इसमें 50 ये भी हमने 1 ग्राम ले लिया है, 20 ग्राम ये 50 ओवर है। तो दोनों के केस में जो m की वैल्यू आएगी दैट विल बी, एक मिनट में बता देती हूँ कितनी आती है Ab एंड Mg2। क्वेश्चन नंबर, just wait, let me find, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab2 इज 110.87, और मॉलिक्यूलर मास कैसे आप लिख सकते हो इसको, सपोज एटॉमिक मास ऑफ A अभी मैं Ma लिख लूं और एटॉमिक मास ऑफ B के लिए Mb, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, Q मल्टीप्लाइड बाय, ये चीज आपको क्लियर हुई। एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हम जब निकालते हैं तो हम उस दोनों एटम्स के मोलर मास को एड अप करते हैं, और जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके एटॉमिक मास को उससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये सपोज एटॉमिक मास या मोलर मास A एटम का है, और Mb का मोलर मास जो है उसको आपने ट्वाइस किया, इक्वल टू 100.87, जो इसका एग्जैक्टली मोलर मास है। दूसरी इक्वेशन आपके पास आएगी Ma plus 4Mb is equal to 196.15 ग्राम पर मोल। यूनिट आप यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस माइनस माइनस, Mb कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग 2Mb is equal to 196 में से 110 आप माइनस करोगे, जो भी वैल्यू आएगी Mb is equal to that multiplied divided by 2, 42.64 आपका Mb की यहाँ पे वैल्यू आती है। दिस विल बी योर Mb। अब इन दोनों फॉर्मूला में आपको दोनों कंपाउंड्स के अलग अलग दोनों एटम्स के एटॉमिक मास पूछे इस क्वेश्चन में। एक का एटॉमिक मास आ गया 42.64। अब इसमें से किसी भी इक्वेशन में हमने 1 और 2 बनाई थी, एक कोई भी इक्वेशन में Mb की वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट द एटॉमिक मास ऑफ A। क्लियर है ये, कोई डाउट है? क्वाइट इजी दिस क्वेश्चन इज, यू कैन फाइंड। बस जब भी कभी दो चीजें कंपेयर करने को दी हुई है बेटा, दो इक्वेशंस बना के उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना, नथिंग एल्स। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क, it's not from NCERT. I will share one assignment also in group that you need to solve in your loose sheets पे solve कर लेना, because whenever it is asked to submit तो it's better कि आप assignments अलग से solve करो। Question is 1 molar you have these two solutions, 1 molar of sodium chloride and 1 molar solution of glucose C6H12O6. Which of these solutions will have higher osmotic pressure? Higher osmotic pressure किसका होगा? Hurry up, don't waste time, hardly we have 3 minutes. If we have these solutions, 1 molar NaCl and 1 molar glucose, which solution will have higher osmotic pressure? I की वैल्यू किसके लिए हायर होगी? अनम्यूट योरसेल्फ। Asha ma'am, please unmute them for a while. Yes, this is 1 molar NaCl, which is a kind of electrolyte. So it will produce 2 molar ions. 2 moles of ions will be produced in this solution, but this is a molecular compound. It will have only
1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करके उसकी एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन देखते हो, पार्टिकल्स के नंबर देखोगे तो ट्वाइस विल बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोडियम क्लोराइड एंड हियर इट विल बी ओनली 1 मोलर। एज यू नो दैट phi is equal to I CRT। आपको C कैपिटल सेम दिया दोनों क्वेश्चन में, 1 मोलर, R सेम होता है, टेम्परेचर भी हम सेम ही, टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में गिवन है इट इज अंडरस्टूड कि वो सेम ही है। I आपको चेक करना है किसके लिए हायर है, उसके लिए पाई की वैल्यू हायर होगी। हियर I विल बी हायर फॉर सोडियम क्लोराइड। क्लियर? तो इन दिस वे यू कैन कंपेयर। और इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर बेटा फ्रीजिंग या बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको पूछा गया है व्हिच ऑफ दीस सॉल्यूशन विल हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसका हायर होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको हायर निकालने के लिए एक चीज याद रखो, आपको अप्लाई करना है डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आई, क्योंकि केएफ और एम तो सेम ही रहेगा अगर हम सॉल्वेंट सेम ले रहे हैं, वाटर में बने हुए दोनों सॉल्यूशन। आई की वैल्यू NaCl के लिए ज्यादा है तो डेल्टा टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हायर फॉर NaCl। ग्लूकोज का जो डेल्टा टीएफ होगा वो कम, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का कम होगा एज कंपेयर टू NaCl। आपको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट किसका हाई, तो जिसका ज्यादा डिप्रेशन हुआ उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो कम हो गया ना, तो दिस सॉल्यूशन विल हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां आता है, आप लोग निकाल देते हो डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ इज डिप्रेशन नॉट एलिवेशन, ये डिप्रेस कर रहा है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज होगा इसके लिए ज्यादा क्योंकि इसका आई फैक्टर ज्यादा है। Is it clear? So solution of glucose having same concentration than NaCl will be having higher freezing point as compared to NaCl. अब boiling point पूछा है तो इसी का आया होगा क्योंकि boiling point में elevation होता है। तो just think about these properties and delta TF और delta TB को आपस में relate ऐसे करना है। delta TB is elevation in boiling point, delta TF is depression in, तो जिसका ज्यादा depression उसका freezing point low होगा, higher नहीं। Is it clear? So these type of conceptual questions are very important for 1 marker. Practice for that. I will send one assignment. Try to solve that. If some problem you face, let me know. Okay.